यूपी पीजीटी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर आपने सिलेबस को देखा था लास्ट वीडियो में, जिसको हमने डाउनलोड किया था। उसके बाद इसको हमने एक अलग तरीके से एक फॉर्मेट में तैयार किया था, यूनिट वाइज तैयार करके आप सभी को समझाया था, जिसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट में भी आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, और इसके साथ साथ आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर यूपी पीजीटी टेस्ट सीरीज के नाम से या यूपी पीजीटी 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर वीडियो प्रोवाइड है सिलेबस का। और आज के बाद जितने भी वीडियो आएंगे वो उस प्लेलिस्ट में ऐड किए जाएंगे। तो यहाँ पर अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे यूनिट 1 से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की। और बाद में फिर इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां पर आके आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम बात करेंगे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके पीजीटी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है। मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? आपने अगर बीए फर्स्ट ईयर में भी अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा कि मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करना। जो बाद में एक साइंटिफिक स्टडी हुई, उसमें फिर एक चीज जो निकल के आई जिसको सबने माना, उसके अकॉर्डिंग यही है कि मनोविज्ञान में हम मानव और पशु व्यवहार का अध्ययन करते हैं। आपका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है। शाब्दिक अर्थ है एकदम स्टार्टिंग वाला। अब स्टार्टिंग की बात करें तो साइकोलॉजी को दो वर्ड में डिवाइड किया गया था। एक तो था साइक, साइक मतलब जिसको हम साइक, और दूसरा लोगोस था। तो साइक का अर्थ क्या होता है? लोगोस का अर्थ तो आपको सबको पता होगा, क्योंकि आपने साइंस पढ़ा ही होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। बात करें साइक का, साइक का अर्थ होता था आत्मा या मन से। तो इसका अगर आप आंसर देखो तो क्या हो जाएगा? आत्मा का अध्ययन करना, अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें। ठीक है। बाद में देखें, बाद में इसमें चेंजेस हुआ। और मनोविज्ञान की आधुनिक परिभाषा को अगर हम देखें तो आधुनिक परिभाषा क्या है? आधुनिक परिभाषा यह है जिसमें हम मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर का साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करते हैं। ये मनोविज्ञान की परिभाषा के अंदर आता है। तो आपका आंसर बी यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्षेत्र क्या है। तो सेम चीज वही होगा, मुख्य विषय क्षेत्र भी यही होगा कि मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करना। मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगात्मक प्रयोग किसने किया? मतलब प्रयोगात्मक प्रयोगशाला किसने खोली? क्योंकि प्रयोगशाला खोलेंगे तभी तो प्रयोग करेंगे। तो वो आपको पता होगा, विलियम वुड थे। यहाँ पर आपको अभी बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है, ताकि जो एमए पास किए हुए स्टूडेंट हैं वो भी इन चीजों को, इन टॉपिक्स को आसानी से समझ सके। बाद में थोड़ा सा इनके लेवल को, जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो अगली सीरीज अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो उसमें क्वेश्चंस को थोड़ा सा और टफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनोविज्ञान की उपयोगिता। तो मनोविज्ञान की उपयोगिता सबसे ज्यादा देखा जाए, मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र शिक्षा में उपयोगी है? तो बेसिक सा आंसर है कि शैक्षिक मनोविज्ञान। आपका ऑप्शन बी सही होगा। मनोविज्ञान का अध्ययन किसमें मदद करता है? तो मनोविज्ञान का जो अध्ययन है वो व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं में मदद करता है। यहाँ भी आपका आंसर बी होगा। कौन सा मनोविज्ञान उद्योगों में उपयोगी होता है? अब आप इसको देख के ये मत सोचिएगा कि यार ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, ये बेसिक से ही स्टार्ट किया गया है, ताकि सबको एक साथ में लेके चला जाए और सबको समझ में आए। तो बेसिक कौन सा उद्योग? यहाँ पर औद्योगिक मनोविज्ञान हो जाएगा आंसर आपका। मनोविज्ञान के सिद्धांत में सबसे अधिक किसमें लागू होते हैं? मनोविज्ञान के सिद्धांत अगर हम देखें तो सबसे अधिक किसमें लागू होते हैं? यहाँ पर आप देखो तो ये सभी में लागू होते हैं, चिकित्सा में, शिक्षा में, और बिहेवियर मॉडिफिकेशन में। मनोविज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? मनोविज्ञान का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं? तो व्यवहार और जीवन सुधार में कर सकते हैं। व्यवहार और जीवन सुधार, आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनोविज्ञान की विधियों से रिलेटेड, कि मनोविज्ञान का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। तो हम इसका अध्ययन किस प्रकार करते हैं, वैज्ञानिक विधि द्वारा। यहाँ पर आपका आंसर ए सही होगा। निरीक्षण विधि का मुख्य लाभ क्या है, तो निरीक्षण विधि में सटीक और प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर एक बार फिर से सही होगा। और प्रायोगिक विधि का उद्देश्य क्या है, प्रायोगिक विधि का उद्देश्य क्या होता है, फैक्चुअल वेरिफिकेशन। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रायोगिक विधि के लिए कौन सी स्थिति महत्वपूर्ण है। तो प्रायोगिक विधि आपने देखा है, नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किया है और वीडियो में भी बताया गया है। तो जो नियंत्रित वातावरण है, इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है प्रायोगिक विधि में। तो आपका ऑप्शन बी एक बार फिर से सही होगा। निरीक्षण विधि का उपयोग किस क्षेत्र में सबसे अधिक किया जाता है। तो निरीक्षण विधि हो, उसका उपयोग शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक मनोविज्ञान, यहाँ पर सबसे अधिक किया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सैद्धांतिक अभिकल्प, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब ये देखिए थोड़ा सा टफ हो रहा है क्वेश्चन। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जब हम रिसर्च करने जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। जैसे आप थीसिस अगर लिखोगे, जब पीएचडी करोगे, तो सबसे पहला स्टार्टिंग में ही हम एक फ्रेमवर्क लिखते हैं, रिसर्च फ्रेमवर्क, कि आप किस तरीके से इस रिसर्च को आगे लेके चलने वाले हो। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम अनुसंधान की दिशा तय करते हैं। लाइक आप एक घर बना रहे हो, तो घर बनाने में भी हम सबसे पहले एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। सैद्धांतिक अभिकल्प का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो रिसर्चर के द्वारा किया जाएगा। ये जो रिसर्च कर रहा है उसके द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। सैद्धांतिक अभिकल्प अनुसंधान में क्यों उपयोगी है, क्योंकि ये क्या करता है, ये दिशा निर्देश करता है, ठीक है, और इसके साथ साथ परीक्षण की संरचना करता है, समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अच्छे सैद्धांतिक अभिकल्प की क्या विशेषता होती है, तो इसकी विशेषता यह है कि ये एबिलिटी टू जनरलाइज, इसको जनरलाइज किया जा सके, जो रिसर्च का आउटकम आ रहा है वो हम सबके ऊपर लागू कर सके। ये नहीं कि हम रिसर्च किए और केवल 10 लोगों पे वो रिसर्च लागू हो रहा है, बाकी सब पे उस रिसर्च का रिजल्ट लागू ही नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के अध्ययन में सैद्धांतिक अभिकल्प का अधिक उपयोग होता है। सैद्धांतिक अभिकल्प हर चीज में मायने रखता है, क्योंकि पहले तो हम फ्रेमवर्क ही बनाएंगे ना, चाहे हम क्वालिटेटिव रिसर्च करें, क्वांटिटेटिव करें या केस स्टडी करें। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, जो कि बेसिक्स से एकदम स्टार्ट किए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो टफनेस है, मतलब जटिलता है या कठिनता स्तर है, उसको बढ़ाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट ये आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसको हम कल की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।